आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। पिछले क्लास में हमने देखा था, पिछले क्लास में हमने जो ये बॉन्ड देखा था पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, उसके अलोंग जो हमने बात की थी कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े जो 6 ग्रुप है, ठीक है ना। पहला तो ये पेप्टाइड ग्रुप से जो जो जुड़े 6 एटम्स हैं, मीन्स ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये वाला अल्फा कार्बन एंड ये ऑक्सीजन, ये सभी एक प्लेन में है। ये 6 एटम एक प्लेन में, दीज आर इन ए सिंगल प्लेन, ठीक। तो इस बारे में हमने बात किया था, साइंटिस्ट आपके पॉलिंग एंड कॉरे, जिन्होंने इस बॉन्ड के बारे में बताया, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, और उन्होंने 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझाने की कोशिश करी। तो उन्होंने प्रोटीन का मॉडल भी दिया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर और बेसिकली प्रोटीन का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है, एंड देन हम प्राइमरी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं वो फिजिकली फंक्शनली कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो फिजिकली भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्लेक्स है, उनका जो फंक्शन करने का तरीका है, जो जिस तरह के वो फंक्शन करते हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। जटिल होता है उनका फंक्शन। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ये तो हमें पहले से पता है, लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा। जब आपने क्या क्या किया था, वाइट क्लॉथ था, सफ़ेद कपड़ा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से उसको क्या किया था आपने, मॉलिक्यूल्स को छाना था। तो जो आपके एसिड सोल्यूबल पूल में मिले थे, एसिड सोल्यूबल पूल, तो वो आपके थे माइक्रोमोलिक्यूल। जो आपके रिटेंटेड बच गए थे, जो आर पार नहीं हो पाए इस क्लॉथ के, ठीक है ना, तो वो आपके कहलाए थे क्या, मैक्रोमोलिक्यूल। और हम जानते हैं जो हमारा प्रोटीन था, मीन्स जो हमारा अमाइनो एसिड था, वो मैक्रोमोलिक्यूल में आया था, वो छन के आर पार नहीं हो पाया था, एसिड सोल्यूबल पूल में हमें नहीं मिला था। तो लोअर क्लासेस की बात है, थोड़ी बहुत रिकॉल करोगे तो ठीक है, यहाँ पे अब उतना इलेबोरेट करके नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ हमें पता है इसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल, अमाइनो एसिड आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन इटसेल्फ इज ए मैक्रोमोलिक्यूल। अब देखो, एक सेकेंड, दैट परफॉर्म मल्टीपल रोल, वो इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये सिंपली कोई एक फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है, एक सीरीज ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है। what is it that makes it one protein and an enzyme? क्या प्रोटीन में ऐसा क्या है जो वो एंजाइम के रूप में काम करता है, वो हार्मोन की तरह भी काम करता है, वो एंटीबॉडी की तरह भी काम करता है? ऐसी क्या प्रॉपर्टी, वैसे डिफरेंट ही होगी, क्योंकि एंजाइम का काम करने का तरीका और हार्मोन का काम करने का तरीका और एंटीबॉडी का काम करने का तरीका, ये तीनों अलग चीज, अलग टाइप से अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट बेसिकली ये तीनों है क्या, प्रोटीन्स हैं। दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का वो क्या प्रॉपर्टी है जो इनको एंजाइम बनाता है, जो इसको हार्मोन बनाता है, जो इसको एंटीबॉडी की तरह काम करने में हेल्प करता है? क्या है प्रोटीन की प्रॉपर्टी ऐसी? हाउ डू दे डिफर, और ये तीनों, ये सब आपस में इनमें अंतर क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक द आंसर टू दीज क्वेश्चंस लाई इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? बेसिकली जो इसका आंसर है क्यों ये तीनों आपस में अलग हैं, ठीक है ना, ये तीनों का फंक्शन इतना डिफरेंस क्यों है, इतनी डाइवर्सिटी क्यों है प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। ये भी प्रोटीन का ही फॉर्म है, ये भी हार्मोन क्या है, प्रोटीन ही बेसिकली। एंटीबॉडी इज ऑल्सो ए प्रोटीन मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स जानते हैं हम। तो बेसिकली तीनों में अंतर क्या है, कैसे डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से? ये जवाब मिलता है हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर वेरी करता है, ठीक है। और हम जानते हैं प्रोटीन का अगर आप स्ट्रक्चर बिगाड़ दो, मान लो अगर किसी तरह प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम डिफॉर्म कर देते हैं, अब किसी प्रोटीन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था पहले, और हम कुछ पीएच वीएच कुछ चेंज कर दो इन्वायरमेंट का, और उस स्ट्रक्चर को आप क्या कर दो, बिगाड़ दो, मान लो वो स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ गया, तो अब ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन को फंक्शन करने के लिए उसका स्ट्रक्चर का मेंटेन रहना जरूरी होता है। ऑल द 20 अमाइनो एसिड डू नॉट अकर इन इक्वल अमाउंट इन ऑल दी प्रोटीन। अब कोई भी प्रोटीन है, मान लो कोई एक प्रोटीन है, हम बोलते हैं प्रोटीन ए, इस प्रोटीन का नाम है प्रोटीन ए। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रोटीन में सारे ही अमाइनो एसिड होंगे, पहली बात तो ये सारे अमाइनो एसिड है, ऐसा जरूरी नहीं है,
ठीक है ना। और है अगर सारे मान लो 20 के 20 अमाइनो एसिड है, तो सब इक्वल मात्रा में हो, कि 2 ग्लाइसिन है, 2 एलेनिन है, 2 वेलिन है, 2 ल्यूसिन है, 2 आइसोल्यूसिन है, ऐसा नहीं होता कि सब इक्वल अमाउंट में हो। दी अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन इज वेरिएबल, इनका कॉम्पोजिशन वेरी करता है, हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। सम ऑफ द अमाइनो एसिड मे बी प्रेजेंट ओनली वंस, कुछ अमाइनो एसिड, मान लो एक प्रोटीन ए है, हो सकता है इसमें ग्लाइसिन एक ही बार आया हो, ठीक है, हो सकता है इसमें ग्लाइसिन एक ही बार आया हो, तो वही बोला जा रहा है सम ऑफ द अमाइनो एसिड मे बी प्रेजेंट ओनली वंस, हो सकता है कि एक ही बार प्रेजेंट हो कोई अमाइनो एसिड किसी प्रोटीन में, और एब्सेंट हो सकता है ना हो, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, वाइल सम ऑफ द अमाइनो एसिड मे बी रिपीटेड मेनी टाइम्स, हो सकता है कि एलिन, मान लो कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन का नाम है ए, इसके अंदर 2 टाइम वैलिन 2 बार हो, मीन्स इसके स्ट्रक्चर में मान लो 50 अमाइनो एसिड है, इस स्ट्रक्चर में 50 अमाइनो एसिड है, तो उनमें से 2 बार वैलिन है, मान लो ये तो 5 बार वैलिन है, ठीक है ना, 5 टाइम्स वैलिन है, वैलिन मतलब कि वैलिन वैलिन जो अमाइनो एसिड है वो 5 अमाइनो एसिड वैलिन के है, वैलिन वाले अमाइनो एसिड 5 है, हो सकता है। और कोई एब्सेंट हो वो भी हो सकता है, कोई प्रेजेंट हो बट एक ही बार हो, वो भी हो सकता है, कोई 2 बार हो वो भी हो सकता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन सबका बराबर हो ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है कि सबका कॉम्पोजिशन बराबर ही हो। अब देखो, द स्मॉलर अमाइनो एसिड प्रीडोमिनेट इन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन में देखने मिलता है जो स्मॉलर अमाइनो एसिड है, छोटे साइज़ के अमाइनो एसिड, लाइक ग्लाइसिन, एलेनिन, ये सब, तो छोटे अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं। अब अमाइनो एसिड छोटा बड़ा ये किस पे डिपेंड करता है आर ग्रुप पे, हमें पता है अमाइनो एसिड बड़ा है छोटा है, वो डिपेंड करता है आर ग्रुप पे, बाकी सब चीज़ तो सेम रहती है। तो जो स्मॉलर अमाइनो एसिड है वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन में आप देखोगे स्मॉलर अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे, स्मॉलर अमाइनो एसिड ये ज़्यादा होते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में, ठीक है। सम ऑफ द प्रोटीन कंटेंस सिंगल पॉलीपेप्टाइड, कुछ प्रोटीन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रहे हैं इसको क्योंकि इसके अंदर 1000 ऑफ अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रहे हैं। बट मैनी प्रोटीन्स आर मल्टी सब यूनिट, कुछ प्रोटीन में मल्टी सब यूनिट होता है, मल्टी, एक सेकेंड, तो हम बात कर रहे थे कि सम ऑफ द प्रोटीन कंटेंस सिंगल पॉलीपेप्टाइड, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मीन्स एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन आपको देखने मिलेगा। बट मैनी प्रोटीन और कुछ प्रोटीन में आपको मल्टी सब यूनिट देखने मिलेगा, मीन्स 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, मान लो ये पॉलीपेप्टाइड है बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक प्रोटीन जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, और इस एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलेंगे सब यूनिट, ये एक सब यूनिट, ये 2 सब यूनिट, तो बताओ कितने सब यूनिट से मिला हुआ है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। बट मैनी प्रोटीन्स आर मल्टी सब यूनिट, ठीक है, कुछ प्रोटीन में आपको मल्टी सब यूनिट मिलेगा 2, 3, 4, दी मल्टी सब यूनिट प्रोटीन आर मोर कॉम्प्लेक्स। अब ये सिंपल सी बात है, ये तो कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा, जब हम सिंगल सा एक देख रहे थे, जब हम एक सिंगल देख रहे थे जिसमें एक सिंगल बस एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो, तो सिंपल सा है। पर कोई ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर ऐसे ऐसे 5 हैं, ऐसे 5 यूनिट सब यूनिट है, आपस में कहीं लिंक बना के बैठे होंगे, ऐसे 5 सब यूनिट हैं, तो वो तो नॉर्मल सी बात है ना, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिंगल वाले से, ठीक। वही बोल जा रहे हैं जो मल्टी सब यूनिट वाले हैं प्रोटीन्स, जिसमें ज़्यादा एक से ज़्यादा सब यूनिट पाया जा रहा है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जा रही है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा कंपेयर टू सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रक्चर वाइज, एंड कंटेन्स 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, ठीक है। द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए मल्टी सब यूनिट प्रोटीन में बी आइडेंटिकल और डिफरेंट,
बोला जा रहा है, मान लो किसी एक प्रोटीन में लेट सपोज, हम बना के नहीं देख रहे हैं उतना, लेट सपोज कोई एक प्रोटीन है, उसके अंदर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन है। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है? 5। पांचों पॉलीपेप्टाइड चेन एक जैसे हैं, पांचों पॉलीपेप्टाइड चेन एक जैसे हैं, इमेजिन करो, ठीक है ना, पांचों पॉलीपेप्टाइड चेन एक जैसे हैं। और दूसरा केस लो, कोई ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन वो पांचों पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग है, मतलब कि एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, पांचों पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि इफ रुक जाओ, द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए मल्टी सब यूनिट प्रोटीन मे बी आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, और मे बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। इफ दिस सब यूनिट दैट इज इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन, जो सब यूनिट बोल रहे हैं उसी एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन को बोल रहे हैं। तो अगर सब यूनिट आर आइडेंटिकल मीन्स वो पांचों के पांचों आइडेंटिकल एक जैसे हैं, हमने अभी जो इमेजिन कर रखा है, अगर वो एक जैसे हैं, पांचों सब यूनिट एक जैसे हैं, पांचों पॉलीपेप्टाइड चेन एक जैसे हैं, तो हम उसको बोल देंगे ओलिगोमेरिक, ठीक है ना। उस प्रोटीन को हम बोलेंगे ओलिगोमेरिक। एंड दी रिपीटिंग सब यूनिट और इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल प्रोटोमर, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, उस रिपीटिंग यूनिट को क्या बोलेंगे? प्रोटोमर। मतलब समझे, जो हमने इमेजिन कर रखा है कि एक प्रोटीन है जिसके अंदर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक प्रोटीन है जिसके अंदर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो जो प्रोटीन कहलाएगा, वो जो प्रोटीन होगा उसको हम बोलेंगे ओलिगोमेरिक, ठीक है। उस प्रोटीन को हम बोलेंगे ओलिगोमेरिक। क्यों ओलिगोमेरिक? क्यों? क्योंकि उस प्रोटीन में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। और वो जो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन है, सारे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर मल्टीपल, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, वो सब एक जैसे हैं, ठीक है, आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उस प्रोटीन को बोलेंगे ओलिगोमेरिक। और उस पॉलीपेप्टाइड चेन, 5 पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, तो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बोलेंगे हम प्रोटोमर। तो कितने प्रोटोमर है उसमें? 5। एंड द रिपीटिंग सब यूनिट क्या है हमारा? इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन, वो हमारा कहलाएगा प्रोटोमर। तो हम जो अभी एग्जांपल मान के चल रहे हैं, तो 5 प्रोटोमर है हमारे, 5 प्रोटोमर मिलके एक प्रोटीन बना रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ओलिगोमेरिक। 5 प्रोटोमर मिलके एक प्रोटीन बना रहे हैं, वो है प्रोटीन को हम बोल सकते हैं ओलिगोमेरिक। और 5 प्रोटोमर एक जैसे है, एक बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो उसको ये चीज़ नहीं बोलेंगे, उस प्रोटीन को ओलिगोमेरिक नहीं बोलेंगे, ना ही उसको प्रोटोमर बोलेंगे, उसी सब यूनिट को प्रोटोमर नहीं बोलेंगे। अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है उसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। उसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एक जैसी, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एक जैसी, ठीक है ना। थोड़ा मिटा के अगर मैं दिखाना चाहूँ, मिटाने में बहुत टाइम लग जाता है, एक सेकेंड। हम बात करते हैं किस चीज़ की? हीमोग्लोबिन। तो उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, कितने? 4। मान के चलो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, और ये दोनों एक समान है, एक जैसे है, और ये दोनों एक जैसे है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे? प्रोटोमर। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? प्रोटोमर। क्यों? दोनों सब यूनिट एक जैसा है, तो इन दोनों को प्रोटोमर बोल सकते हो एक दूसरे का। जैसे आपने आइसोमर पढ़ा था ना, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है प्रोटोमर का भी। वैसे बिल्कुल डिट्टो समान कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ, बट ऐसा ही कुछ है। जैसे हम बोलते हैं ना आइसोमर, वही है प्रोटोमर। दोनों एक आइडेंटिकल है, दोनों क्या है? आइडेंटिकल। और ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, ये दोनों, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये चारों मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। दो आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, और ये दोनों आइडेंटिकल है। इन दोनों को इनको बोल दो अल्फा, इन दोनों को बोल दो अल्फा। तो 2 अल्फा है और 2 बीटा है, 2 अल्फा है और 2 बीटा है, ठीक है ना। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। इट कैन बी कंसिडर्ड एज टेट्रामर, ठीक है ना। अब टेट्रामर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। दो होता, सिंगल होता तो मोनोमर, दो हैं तो पॉलीमर, सॉरी, दो हैं तो डायमर, तीन है तो ट्राइमर, फिर 4 हैं तो टेट्रामर, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा पॉलीमर टेट्रामर क्या होता है।
तो इनको आप बोल सकते हो टेट्रामर। किस हिसाब से बोल सकते हो? 4 सब यूनिट के हिसाब से। 4 सब यूनिट, प्रोटीन का 4 सब यूनिट है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसके हिसाब से 4 सब यूनिट, इसके हिसाब से इसको टेट्रामर बोल सकते हो। और डायमर कैसे बोल सकते हो? डायमर बोल सकते हो प्रोटोमर के हिसाब से कि ये एक हमारा कहलाएगा एक सब यूनिट, क्योंकि ये एक ही प्रोटोमर है, ये दोनों आइडेंटिकल है और ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसको हम बोल देंगे डायमर। डायमर किस हिसाब से बोल रहे हैं? अल्फा बीटा प्रोटोमर के हिसाब से। अल्फा बीटा प्रोटोमर के हिसाब से कि 2 अल्फा प्रोटोमर और 2 बीटा प्रोटोमर, 2 अल्फा प्रोटोमर और 2 बीटा प्रोटोमर, तो उसके हिसाब से हम इसको डायमर बोल सकते हैं। डायमर बोल सकते हैं। डायमर मीन्स डायमर में कौन है? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा फॉर्म है, अल्फा और बीटा। डायमर क्यों बोल रहे हैं? अल्फा और बीटा को देख के, ये दोनों तो सिमिलर है ना, तो ये इन दोनों को बोल दो अल्फा, ये दोनों तो सिमिलर है बीटा, तो एक अल्फा है एक बीटा है, तो इसको हम डायमर बोल सकते हैं। एक अल्फा प्रोटोमर एक बीटा प्रोटोमर, डायमर बोल सकते हैं हम इसको। क्योंकि दो ही टाइप का है ना, एक ये दोनों तो एक ही टाइप का है, एक टाइप ये हो गया एक टाइप ये हो गया, उस टाइप के हिसाब से हम इसको डायमर बोल रहे हैं। डायरेक्टली सब यूनिट के हिसाब से देखोगे तो 4 सब यूनिट है, 1 2 3 4, तो नॉर्मली उसके हिसाब से हम इसको टेट्रामर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्रोटोमर के हिसाब से देखोगे तो इसको हम डायमर बोल सकते हैं। अब if the two polypeptide chain are linked covalently by डाइसल्फाइड बॉन्ड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू वो जुड़े हुए हैं, दो क्या नाम है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन बाय कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है, पता है ना, सिस्टीन बनाता है। तो अगर इसके थ्रू वो जुड़े हुए हैं, सच एज इन इंसुलिन में ऐसा होता है, दे आर जनरली कॉल्ड चेन्स एंड नॉट सब यूनिट। तो इन दोनों चेन को हम इन दोनों को हम सब यूनिट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। मीन्स दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक तो ये हो गया एक तो ये हो गया, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, सल्फर बनाओ फिर एक सल्फर बनाओ फिर इसको ऐसे करके जोड़ो इस तरह, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो हम इसको, इस इंडिविजुअल को हम एक सब यूनिट नहीं बोलेंगे, इसको भी एक सब यूनिट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, इनको चेन्स बोल दोगे आप, ठीक है ना। दे आर जनरली कॉल्ड चेन, एक चेन ये रहा एक चेन ये रहा, सब यूनिट नहीं बोलते हम इस केस में। तो याद रखना है कि जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन कोवेलेंटली जुड़े हो थ्रू बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, जैसे कि इंसुलिन में हमने देखा था, लास्ट क्लास हमने आपको बताया भी था इंसुलिन, तो इसको आप जनरली चेन बोलोगे। इन दोनों को क्या बोलोगे? चेन बोलोगे, ना कि सब यूनिट, ठीक है ना। तो कितने चेन होते हैं इंसुलिन में? इंसुलिन में कितने चेन होते हैं? 2 चेन होते हैं। अब आगे, प्रोटीन डू नॉट हैव यूनिफॉर्म रेगुलर स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं होता, एक समान स्ट्रक्चर नहीं होता। एक समान, आप यूनिफॉर्म आपको पता होगा एक समान क्या होती है, तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता, रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर एक समान नहीं होता, प्रोटीन का स्ट्रक्चर वेरी करता रहता है। यूनिफॉर्म, अब मैं आपको क्या बताएं बैठूँ चीज़ को, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ थोड़ा सा। मान लो ऐसा कुछ, मान लो यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म दिख रहा होगा कुछ, मतलब मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक बराबर है, ये डिस्टेंस भी उतना ही है, ये डिस्टेंस भी उतना ही है, तो आपको यूनिफॉर्म चीज़ें कुछ दिख रही होगी। बाकी अगर बात करोगे ऐसा ही कुछ, ऐसा बनाओ एक डॉट रैंडम कहीं पे भी डाल दो, इसमें कोई भी पोर्शन आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, तो ये पोर्शन स्टडी करो और ये पोर्शन स्टडी करो, तो वो दोनों पोर्शन यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा होगा आपको, ये तो रैंडम कुछ ऐसे अरेंजमेंट है, यहाँ यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है। समझ रहे हो ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, किसको आप कैसे जोड़ दो कुछ हिसाब से तो नहीं है ना, कि ग्लाइसिन एलेनिन फिर ग्लाइसिन एलेनिन, कुछ ऐसे क्या नाम है, सिमिट्री में तो नहीं जोड़ दो कुछ यूनिफॉर्म बनाने के लिए, नहीं, वो रैंडमली जोड़ते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर
ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, रेगुलर भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं होता इसका। प्रोटीन कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम इसका फर्दर पढ़ेंगे। पहले हम प्राइमरी देख ही लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट में हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, देख लेते हैं। द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन इज यूनिक टू दैट प्रोटीन। हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन का, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलग होता है। अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दो प्रोटीन है, उनके अमाइनो एसिड का सीक्वेंस एक समान है, तब वो तो दोनों प्रोटीन डिफरेंट हुए ना, एक ही है। एंड डिफाइंस द स्ट्रक्चर, और इनका सीक्वेंस की वजह से ही उसका स्ट्रक्चर बनता है और उसके फंक्शन भी होते हैं। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदलेगा तो उनके फंक्शन भी बदल जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर भी अल्टर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को यही संभालता है, कौन, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पे डिपेंड कर रहा है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो प्राइमरी सीक्वेंस, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो मेजरली डिपेंड करता है कि चीज़ पे, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, कि क्या सीक्वेंस में आप अमाइनो एसिड को लगाए हो, ठीक है, किस सीक्वेंस में आप अमीनो एसिड को लगाए हो उस पर डिपेंड करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। मेजरली इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा डिपेंड करता है कि आपने अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या रखा है। और एक चीज़ पे डिपेंड करती है, वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो कोवेलेंट होता है, और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इतनी तो बातें हमने पहले कर रखी है। विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस। प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ये तो बोल दो ट्रांसलेशन, इस दौरान क्या बनता है, इस दौरान हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, जब दो अमीनो एसिड को जोड़ते हो उसी समय बनता है, और दो अमीनो एसिड को कब जोड़ते हैं, ट्रांसलेशन में। द काउंटिंग ऑफ रेसिड्यूज कन्वेंशनली बिगिंस फ्रॉम एन टर्मिनल। हमने बात किया था कि एन टर्मिनल से हम स्टार्ट करते हैं काउंट करना, एन टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं और हम किस तरफ बढ़ते हैं, सी टर्मिनल की ओर। एन टर्मिनल NH2 ग्रुप, द एंड ऑफ वेयर अमाइनो ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व इन दी पेप्टाइड बॉन्ड। एक टर्मिनल ऐसा फ्री रहता है, एक टर्मिनल जो इसका NH3 फ्री रहता है, तो ये अब किसी कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है। एक टर्मिनल में क्या फ्री होता है, COOH। एक टर्मिनल में क्या फ्री है, NH3, और एक टर्मिनल में क्या फ्री है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है, और ये NH3 ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है। क्यों, प्रोटीन तो इतना ही है ना। अब इसके आगे स्ट्रक्चर बढ़ाओगे तो वो कोई दूसरा प्रोटीन होगा। मान लेते हैं हम ये एक प्रोटीन है जिसका पहला एंड ये है, दूसरा एंड ये है, तो ये दोनों तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, ये बना रहा है। इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और इसका जो अमाइनो ग्रुप होगा वो बना रहा है। फर्दर इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और इसका जो अमाइनो ग्रुप होगा वो बना रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। सिमिलर आगे बढ़ते रहोगे। तो हम जनरली नंबरिंग यहाँ से करते हैं, मीन्स काउंटिंग यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आपको काउंटिंग करना है अमाइनो एसिड का तो 1 2 3 ऐसे इधर से काउंट करोगे, एन टर्मिनल से। ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन DNA इस ट्रांसक्राइब इनटू mRNA। हमको पता है ना DNA तो बहुत लंबा DNA है हमारे अंदर, हमारे ह्यूमन जीनोम में तो किसी भी कभी DNA की बात करो तो बहुत लंबा DNA। तो DNA का एक छोटा सा पोर्शन ही कॉपी होता है mRNA के फॉर्म में, ठीक है ना। DNA का एक छोटा सा पोर्शन कॉपी होता है, पूरा DNA कॉपी नहीं होता। DNA का एक छोटा सा पोर्शन कॉपी होता है और वही इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, आगे प्रोसेस किया जाता है। which is ready to ready by the which is read by the राइबोसोम इस चीज़ को पढ़ता है, इन्फॉर्मेशन जो कॉपी हुई mRNA पे, ठीक है। एंड प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन, और इस mRNA उसको पढ़ के, राइबोसोम mRNA का इन्फॉर्मेशन पढ़ के क्या बना लेता है, प्रोटीन। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ a protein can be determined by the method such as chemical method like यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन, ठीक है ना। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय मेथड्स। कुछ मेथड हैं जिनके अंदर, मान लो हमारे पास एक प्रोटीन है, प्रोटीन एक्स कुछ भी बोल देते हैं। हमको इस प्रोटीन को स्टडी करना है, हमको देखना है भाई कैसे कैसे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। मान लो इस प्रोटीन में 50 अमाइनो एसिड है, तो हमको पता करना है क्या सीक्वेंस में जुड़े हैं। एलेनिन जुड़ा हुआ है पहले, फिर ग्लाइसिन, फिर वैलिन, फिर ल्यूसीन, फिर थ्योनीन, फिर ट्रिप्टोफान,
कैसे पूरा सीक्वेंस हमें जानना है, 50 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जानना है। तो केमिकल मेथड है इस चीज़ के लिए। जो पहला मेथड आपका एडमैन डिग्रेडेशन, दूसरा मेथड है आपका टेंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये दो मेथड आपको याद रखना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोटीन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को पता कर सकते हैं। ठीक है, दो टेक्निक है हमारे पास। हाउएवर द प्राइमरी सीक्वेंस कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द सीक्वेंस ऑफ जीन। हमें पता है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, मीन्स हमारे सिंपली प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, बस सीक्वेंस पता करना है हमें। प्राइमरी स्ट्रक्चर में बस सीक्वेंस पता करना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए हमें बस सीक्वेंस पता करना है। तो ये सीक्वेंस तो हमें कैसे पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा जेनेटिक क्या नाम है, एमआरएनए से। एमआरएनए का इन्फॉर्मेशन, एमआरएनए के कोडोन्स पढ़ लेंगे, हमारे एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देख लेंगे, उसी से पता चल जाएगा। तीन होगा, ये तीन तीन कोडोन्स के फॉर्म में होते हैं, तो हमें पता चलेगा हाँ ये तीनों हैं, ये तीनों ग्लाइसिन को कोड कर रहे हैं, ये तीनों एलेनिन को कोड कर रहे हैं, ये तीनों कोडोन ट्रिप्टोफान को कोड कर रहे हैं। तो हम पूरा ऐसे ही सीक्वेंस पढ़ के बता देंगे हाँ भाई ये है। सीक्वेंस ऐसे ही बता देंगे हम, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसे बता देंगे, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पढ़ के। तो हाइवर दी प्राइमरी सीक्वेंस कैन बी रीड डायरेक्टली फ्रॉम दी सीक्वेंस ऑफ जीन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देख लेंगे, उससे हम गैस कर लेंगे। हाँ, गैस क्या कर लेंगे, उससे हम पता ही कर लेंगे कि हाँ क्या है इन्फॉर्मेशन, यूजिंग दी जेनेटिक कोड हमें पता है, लोअर क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, अब यही चीज़ मैं बोल रहा था कि जो स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ पे डिपेंड कर रही है। पहले तो भाई सिंपली अमाइनो एसिड के सीक्वेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। और दूसरा किसी पे डिपेंड कर रहा है, मान लो आपका सीक्वेंस पे आपने जोड़ दिया, बट जोड़ने के बाद ट्रांसलेशन हो चुका है, प्रोटीन बन चुका। अब ट्रांसलेशन होने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, मान लो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। मान लो लाइसिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया, पढ़ा था ना हमने, लाइसिन प्रोलीन इन सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जा रहा था, ठीक है, OH ग्रुप। तो ये तो ट्रांसलेशन के बाद हुआ, ये तो ट्रांसलेशन के बाद हुआ। तो वो चीज़ तो आप फिर जेनेटिक कोड को पढ़ के नहीं बता सकते। जेनेटिक कोड तो आपको बस बताएगा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, इस सीक्वेंस में। अब सीक्वेंस बन चुका है, उसके बाद में कहीं आपके पास क्या हो रहा है, सीक्वेंस बनने के बाद आपके बाद में कहीं मॉडिफिकेशन हो गया, वो ये थोड़ी ना बता पाएगा, वो ये नहीं बता, उधर इधर से नहीं पता कर पाओगे। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें आप नहीं पता कर सकते बाय रीडिंग दी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन सच एज डाइसल्फाइड फॉर्मेशन हो सकता है, फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है, आर यूजुअली ऑल्सो कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इस पर भी डिपेंड करता है, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन पे। एंड कैन नॉट बी रीड फ्रॉम दी जीन, तो जीन से आप रीड नहीं कर सकते हो एज दे अकर आफ्टर ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद ही ऐसा चीज हो रहा है, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन, वैसे तो अमाइनो एसिड, लेकिन हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है, प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस लगा हुआ है, तो उसमें हम एक एक अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बोल देते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन में रिपीटिंग यूनिट क्या है, पेप्टाइड। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ना, ये तो फॉल्स है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में 3D स्ट्रक्चर नहीं होता। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट रिप्रेजेंट 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ए डाइपेप्टाइड हैज 2 अमाइनो एसिड। डाइपेप्टाइड मीन्स, डाई का मतलब दो, पेप्टाइड मीन्स अमाइनो एसिड को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, हमने बताया था। 2 अमाइनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। 2 अमाइनो एसिड, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा, एक ही होगा, यस ट्रू। नेम 1 केमिकल मेथड टू डिटरमाइन द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। तो हमने 2 मेथड देखे थे, पहले तो आपको यही है एडमैन डिग्रेडेशन, दूसरा टेंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आप अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। सॉरी, एक सेकंड, कुछ बच गया शायद से, ये थोड़ा देख लेते हैं। दी प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस, हमें पता है अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड सच एज गिवन पॉलीपेप्टाइड। देखो ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, जिसका एक टर्मिनल N टर्मिनल फ्री है, दूसरा टर्मिनल C टर्मिनल फ्री है। तो NH2 फ्री रहेगा, इधर इधर COOH, ठीक है। तो अब इधर से स्टार्ट करेंगे, हमने कहाँ से स्टार्ट करते हैं देखना, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, N टर्मिनल से। तो
ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ठीक है ना। ऐसे करते 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 लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका एन। तो आप याद करो एन आपको किस चीज़ के लिए एन आपको किस चीज़ के लिए कोड करता है, एस्पेराजीन। एन आपका किस चीज़ के लिए कोड करता है, एस्पेराजीन। एन का वन वन लेटर कोडोन आपने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर का लास्ट लास्ट जब भी हमने बात किया था, वन लेटर कोडोन और थ्री लेटर कोड के बारे में हमने बात किया था। तो वन लेटर कोड है आपका, वन लेटर कोड के हिसाब से एन का मतलब होता है एस्पेराजिन, जी का मतलब होता है ग्लाइसिन, ठीक है, आई आइसोल्यूसिन, ठीक है, इसी तरह। तो पूरा स्ट्रक्चर का अब बता सकते हो। हाँ, पहले ये जुड़ा हुआ ये वाला अमीनो एसिड, फिर ये अमीनो एसिड, फिर ये टोटल कितने अमीनो एसिड देख लो। और लास्ट अमीनो एसिड और शुरू वाला अमीनो एसिड हमने पहचान लिया। तो प्लीज रिकॉल फ्रॉम दी प्रीवियस यूनिट, हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था दैट द वन लेटर कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड विल बी, यू विल नोटिस दैट द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेसिड्यू इज ग्लाइसिन, कि एन टर्मिनल का जो जी है ये ग्लाइसिन है, और ये जो सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल का जो सी टर्मिनल का जो अमाइनो एसिड है एन, सी टर्मिनल में जो ये एन है, ये जो एन है ये आपका एस्पेराजिन को डिनोट करता है। तो हाँ, तो सीक्वेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल हो जाता है। जब हम जेनेटिक जब हम कोड को यूज़ कर रहे हैं, अमीनो एसिड को लिखने के लिए कोड को यूज़ कर रहे हैं, रेदर देन पूरा अगर नाम लिखने चले जाओगे तो ये तो बहुत लंबे में लिखाएगा। तो पता है ना इस चीज़ को हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपली उपाय हो जाए, याद रखने में ईजी हो, आपकी डाटा कम कंज्यूम करे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने बात किया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात की और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।